नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल सेफ व्हील्स के इस कानूनी शिक्षा की श्रृंखला में आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले 2 एपिसोड में हमने ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 के विभिन्न प्रावधानों को पढ़ा और जाना और उनसे ये महसूस भी किया कि ड्राइविंग इतनी आसान चीज़ नहीं है। केवल एक्सीलेटर और क्लच को दबाना ड्राइविंग नहीं कहते हैं, बल्कि इसके साथ इतनी सावधानियाँ, इतना सामंजस्य और इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड और इतना रोड जजमेंट इसमें शामिल है कि आपको यह विश्वास ही नहीं होगा कि हमारे जो आज ड्राइवर सड़कों पे गाड़ी चला रहे हैं वो इनमें से कुछ का भी पालन करते होंगे या जानते। आज हम इस एपिसोड में बात शुरू करेंगे हॉर्न के बारे में। नियम 23 कहता है कि कोई भी वाहन चालक अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाएगा। यह निषिद्ध है। वो कहता है कि जब तक सड़क पे किसी चलने वाले यूज़र को खतरा ना हो जाए या ड्राइवर की खुद की गाड़ी को खतरा ना हो जाए तब तक हॉर्न नहीं बजाएगा। यदि अनावश्यक हॉर्न, शौकिया तौर पे हॉर्न, लोगों को चौंकाने के लिए, लोगों को इरिटेट करने के लिए यदि हॉर्न बजाया जाएगा तो उस पर दंड के प्रावधान इस नियमावली के लागू होंगे, जो कि मैंने आपसे पहले कहा था 1000 रुपये का ये जुर्माने का नियम है कि इस पर दंडित आप हो सकते हैं। नियम कहता है कि चालक लगातार या बार बार आवश्यकता से अधिक, खासतौर पे आबादी क्षेत्रों में हॉर्न नहीं बजाएगा। जहां आबादी क्षेत्र आपको मालूम है, मैंने आपसे बताया था पीस पीरियड में, वहां 75 डेसिबल का साउंड मीटर लगा हुआ है। इससे ऊपर का यदि डेसिबल क्रिएट होता है तो वो पोल्यूशन की श्रेणी में जाता है। और हॉर्न आपको मैंने बताया था कि कार का हॉर्न 80 डेसिबल का हो जाता है, बस का हॉर्न 100 डेसिबल तक चला जाता है। तो आबादी क्षेत्रों में नियम कहता है कि बार बार अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाया जाएगा। एक आता है कि जो बहुत तेज़ आवाज़ वाले हॉर्न हैं, जो कर्कश हैं, चुभते हैं या ख़तरनाक आवाज़ करते हैं, या जैसा कि नियम 119 के उपनियम 3 में बताया गया था, मल्टी टोन हॉर्न भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। जिसमें मैंने कहा था ना, फिल्मी गानों का म्यूजिक बजाना या मल्टी टोन हॉर्न बजाना, लगातार हॉर्न बजाना, ये सब CMVR 119 में प्रतिबंधित हैं। उसको ये नियमावली भी कहती है कि यह बंद रहेगा। ये कहते हैं कि अनुचित शोर या भयानक ध्वनि वाले लाउड स्पीकर भी नहीं बजाए जाएंगे। जैसा कि आपने शुरू में फील किया होगा कभी कभी कि वो एक बच्चे के रोने वाला हॉर्न आया था। सड़क के चलती ट्रैफिक में अचानक हॉर्न बजता था तो कई संवेदनशील लोगों को असहज हो गए कि इतनी ट्रैफिक में बच्चा कहाँ से आ गया, एक्सीडेंट हो गया क्या कोई। तो इस तरह के हॉर्न इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ख़ास तौर पे गाड़ियों में इस तरह के हॉर्न कतई इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये कहता है कि जब नियम 24 कहता है कि जब आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ अधिकारी ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर मानना आपको बाध्यकारी होगा। इसको इन्होंने कहा है कि संज्ञापक आदेश, यानी कि यदि वो कोई आदेश कर देते हैं सड़क पे तो उसे आपको मानना ही मानना है। वो कौन कौन से लोग हैं? इन्होंने कहा कि वर्दी में एक पुलिस अधिकारी, यानी कि वर्दी पहना हुआ पुलिस अधिकारी, यदि आपको सड़क पे कोई भी इशारा करता है तो उसका पालन आपको करना ही होगा। ये कहते हैं राज्य सरकार द्वारा अधिकृत RI टेक्निकल, जो परिवहन कार्यालय में बैठता है RTO के। इसी प्रकार वो कहता है कि जो आज्ञापरक संकेतक हैं, सड़क चिन्हों में मैंने आपसे कहा था ना, मैंडेटरी रोड साइन है, उनका पालन करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार से वो कहता है कि मौखिक निर्देश और संकेत जो पुलिस अधिकारी आपको देता है, आपको उसका भी पालन करना होगा, चाहे हाथ के इशारे से, चाहे विशिल के इशारे से या बोलकर। कोई पुलिस अधिकारी जैसे आपसे कहा था कि गाड़ी लगाइए, वो कागज़ दिखाइए, तो आपको पालन करना होगा। यदि वो कहता है कि नहीं आप दाहिने मोड़ के बाईपास से होके निकलिए, तो आपको पालन करना होगा। अगर वो कहता है कि आगे सड़क डाइवर्जन लगाया गया है, आप मत जाइए, तो आपको पालन करना होगा। इस प्रकार से नियम 24 कहता है कि जो संज्ञापक आदेश हैं पुलिस अधिकारी के और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत, विशेष तौर पे परिवहन विभाग के अधिकारियों के आदेशों को आपको मानना ही होगा। नियम 25 कहता है कि जब आप किसी रैली, किसी प्रदर्शन या किसी शोभा यात्रा के बगल से गुजर रहे हैं तो 2 चीज़ें आप सावधानी बरतेंगे। पहली चीज़ कि आप यान की गति को कम रखेंगे। कम का मतलब जितना लोग पैदल चल रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि आप उस जुलूस को, उस रैली को पार कर जाएं।
और वहाँ पे आप अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाएंगे। लोग दाबे रहते हैं हॉर्न जब कोई प्रदर्शन जा रहा हो, रैली जा रही हो। बच्चे अभी 26 जनवरी 15 अगस्त को देशभक्ति की रैलियां निकालते हैं तो आप उसमें पीछे पीछे हॉर्न बजाते रहते हैं ना, ये गलत है, इस नियम में प्रतिबंधित है। साथ ही साथ ये तो यहाँ तक कहता है कि जब कोई सैनिक टुकड़ी, पुलिस दल का मार्चिंग दस्ता या पशुओं का कोई झुंड या घोड़ों का कोई झुंड या मवेशियों का कोई झुंड बगल से गुजर रहा हो या वो खड़ा हो उसके बगल से आप गुजर रहे हो तो आप वहाँ पर गाड़ी धीमी कर लेंगे और हॉर्न नहीं बजाएंगे। ये दो बातें क्यों कह रही है नियम में? ये इसलिए कह रहे हैं कि एक तो आपकी गति ज़्यादा होगी तो आप पशु, खास तौर पे पशुओं के आप मूवमेंट को नहीं जज कर सकते, पता लगा वो घूम गए, आप लड़ गए। दूसरा, आपने हॉर्न बजा दिया, वो चौंक के आपकी गाड़ी से आके लड़ गए। तो आप ऐसी दशा में जहाँ पर कोई पशु खड़ा हो, पशुओं का झुंड बैठा हो, पशुओं का झुंड गुजर रहा हो, घोड़े गुजर रहे हों, वहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजाएंगे और न गाड़ी को तेज़ चलाएंगे। ये दो सावधानी आपको बरतने के लिए नियम 25 में स्पष्ट निर्देश हैं। नियम 26 का आता है कि यातायात में रुकावट पर रोक। ये खासतौर पर हमारे व्यापारी भाइयों के लिए है जो कहीं भी गाड़ी लगा करके माल लादने उतारने लगते हैं। आपके लिए ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है, आप ट्रांसपोर्ट नगर में माल लादिए, माल उतारिए और छोटी गाड़ियों से अपने गोदाम तक ले आइए। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रक ला के रोड पे खड़ा कर लेते हैं और लगे वहीं लोडिंग अनलोडिंग कराने, पूरा ट्रैफिक जाम। इसको कहते हैं यातायात में रुकावट। तो यातायात में रुकावट प्रतिबंधित की गई है। नियम 26 कहता है कि सड़क पर माल या किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। इसमें सवारी बैठाना भी आता है, जो चलती बसें कहीं रोक के सवारी बैठाना उतारना, वो भी इसमें आता है। इसमें जो सामान लाद के ख़ास तौर पे जो विषाद खाना वाले हैं या कुछ प्रचार सामग्री है, अगला नियम कहता है कि विज्ञापन गाड़ियों पर नहीं किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, तमाम मोटरसाइकिलों का विज्ञापन गाड़ियों पर लेके घूमते हैं, तो ये गाड़ियों पर विज्ञापन सड़कों पर नहीं किया जाएगा खड़ा करके, कि यातायात में कोई रुकावट आए। प्रचार व्हीकल आप रोड पे नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से नियम 26 कहता है कि सड़कों पर यातायात को बाधित करने वाला आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसको हमेशा मैं कहूँगा याद रखिएगा, ये सारे निर्देश चालक के लिए हैं। इन सारे नियमों की जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर है, वो इनका पालन करेगा। 27 कहता है कि आपातकालीन सेवाओं के लिए नामित यान, इमरजेंसी व्हीकल्स जो हैं उनकी सड़क पे प्राथमिकता है। आपको मैंने बताया था ना कि सड़क का, रास्ते का अधिकार किसका है। तो जब एज ए होल बात की जाएगी तो पैदल यात्रियों का अधिकार है, लेकिन जब आकस्मिकता की बात कर दी जाएगी तो इन गाड़ियों का अधिकार सबसे ज़्यादा होगा। ये कौन कौन सी गाड़ियाँ होंगी? नियम 27 कहता है सबसे पहले फायर सर्विस, फायर ब्रिगेड का यदि कोई फायर टेंडर जा रहा हो तो सबसे पहले उसको पास दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी के आगे मस्ती करते चल रहे हैं और फायर सर्विस वाला पीछे घंटा बजा रहा, हूटर बजा रहा, पास नहीं दे रहे हैं। गांव में तो एक कहावत भी है, जानते होंगे, कि फायर सर्विस का 7 एक्सीडेंट माफ होता है। तो इसको इसी नियम से जान लीजिए। यदि वो इमरजेंसी में जा रहा आग बुझाने और आप गाड़ी लेके मस्ती कर रहे हैं और ऐसे में आपको टक्कर लग जाती है तो मुकदमा उस पर नहीं लिखा जाएगा, आप ही पे लिखा जाएगा। तो इसको चीज़ को ध्यान रखें। इमरजेंसी गाड़ियों में सबसे पहला नंबर है फायर सर्विस, दूसरे नंबर पर है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस दूसरे नंबर पे है क्योंकि फायर सर्विस में ज़्यादा जान को खतरा है। एम्बुलेंस में तो एक मरीज होगा, जहां आग लगी होगी हो सकता है सैकड़ों हो, हजारों। इसलिए सबसे ज़्यादा पहली प्राथमिकता किस गाड़ी को है? फायर सर्विस को, दूसरे पे एम्बुलेंस, तीसरे पे देखिए किसको रखता है? वो रखता है पुलिस की गाड़ियों को। ये जो आप थाने चौकी की गाड़ियाँ चलती हैं और आप लोग पास नहीं देते हैं, बाद में उनके साथ अभद्र व्यवहार भी कभी कभी करते हैं, आप नियम से बाध्य हैं पुलिस की गाड़ी को पास देने के लिए, क्योंकि वो किसी इमरजेंसी में जा रहा होता है, किसी न्यायालय में जा रहा होता है, किसी वीआईपी की सुरक्षा में जा रहा होता है, किसी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में जा रहा होता है, किसी त्यौहार के पुलिस प्रबंध में जा रहा होता है। इसलिए तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी अगर रोड पर कोई है तो वो है पुलिस की गाड़ी। चौथे नंबर पे ये कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी है आपदा प्रबंधन की, डिजास्टर मैनेजमेंट की। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन सी गाड़ी होगी? इसमें मजिस्ट्रेट की गाड़ी होगी, इसमें सप्लाई डिपार्टमेंट की गाड़ी होगी, इसमें
पेयजल ले जाने वाले जलकल विभाग की गाड़ी होगी, इसमें किसी डॉक्टर की पर्सनल गाड़ी होगी, वो ड्यूटी पे जा रहा होगा, जैसे कोरोना में डॉक्टर साहब लोगों को हम लोगों ने पास जारी किए थे। तो चौथे नंबर पे आपदा प्रबंधन की गाड़ी, वो नगर निगम की भी गाड़ी हो सकती है, यानी कि सरकारी विभागों की गाड़ियां चौथे नंबर पे आती हैं, क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट में लगी हुई हैं। तो गाड़ी 4 नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट में लगी हुई कोई भी सरकारी एजेंसी, ये प्राइवेट की गाड़ी हो सकती है। तो सड़क पे गाड़ियों की जो इम्पोर्टेंस है, जो वीआईपी फीलिंग है, वो इन चारों की है, आप इसको जानिए। नंबर 1 पर फायर सर्विस, नंबर 2 पे एम्बुलेंस, नंबर 3 पे पुलिस और नंबर 4 पे डिजास्टर मैनेजमेंट में लगा हुआ कोई भी वाहन। इसको आपको बहुत ही गंभीरता से जानना है। और सबसे महत्वपूर्ण जानना ये है कि यदि आप इन गाड़ियों को रास्ता नहीं देते हैं, इनको पास नहीं देते हैं, तो आपका चालान हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और इसको सरकारी काम में बाधा डालने की एफआईआर भी हो सकती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत पहले की बात है, एक माननीय थे और उन्होंने एक डीआईजी रेंज रैंक के अधिकारी की गाड़ी को पास नहीं दिया था और कहीं घटना हुई थी, डीआईजी रेंज साहब मौके पर जा रहे थे और उन्होंने पास नहीं दिया, अपने जो भी अहंकार रहा हो, तो उस पर उनमें एफआईआर हुई थी, सभी गाड़ियां उनकी सीज कर दी गई थी। तो कृपया इमरजेंसी गाड़ियां जो मैंने आपको चारों कैटेगरी बताई, अगर ये रोड पर कहीं चलती दिखती हैं तो कृपया इनको पास दे दें, इनको जाने दें, इनके साथ अनावश्यक किसी भी प्रकार का ईगो अपना ना फंसाएं, क्योंकि जब भी कानून की बात होगी तो यही चारों गाड़ियां प्रथम स्थान पर आएंगी। आगे नियम कहता है कि जब कोई आपातकालीन गाड़ी चल रही होगी तो इसमें फ्लैशर लाइट और हूटर ये दोनों बजते रहेंगे। जो आप लोग कहते हैं ना कि वीआईपी कल्चर है, ये वीआईपी कल्चर नहीं है, ये नियम का कल्चर है। नियम ने बता रखा है कि फ्लैशर लाइट और हूटर केवल इन्हीं 4 गाड़ियों पे लगेंगी और 2-4 जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, जो संवेदनशील पदाधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्रीगण हैं, माननीय जज साहब लोग हैं या पुलिस के गाड़ियां हैं, तो उसमें आ ही जाती हैं। तो फ्लैशर लाइट और हूटर बज रहा हो तो ऐसी गाड़ी को तुरंत पास दीजिए। हमने लखनऊ में देखा है कि ऐसे हूटर बजाते रहिए, फ्लैशर जलाते रहिए, कोई हिल के नहीं देता है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी या इमरजेंसी में लगी हुई गाड़ी अपने लक्ष्य की तरफ निशाना लगाई है, वो वहाँ भाग रही है, वो आपसे विवाद करने नहीं खड़ी, नहीं तो आधे घंटे में इस नियमावली के तहत आप पे मुकदमा भी कायम होगा, जुर्माना भी लगेगा, गाड़ी भी सीज हो जाएगी, क्योंकि ये नियम उनको अधिकृत करता है चलने के लिए, कि उनको रास्ते का अधिकार है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ये नियम में प्रावधानित है, ये कानूनी अधिकार उनका है। नियम 28 के बारे में आपसे पहले बात हो चुकी है कि कोई व्यक्ति खराब गाड़ी नहीं चलाएगा, यथासंभव यथाशीघ्र गाड़ी को बनवा के इस्तेमाल करेगा। नियम 29 कहता है कि जब कोई दुर्घटना हो जाएगी तो क्या किया जाएगा। दुर्घटना होने पे सबसे पहले ड्राइवर का कर्तव्य होगा कि वह पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करेगा। अब तो 112 की सुविधा है, आप फ़ोन लगा दीजिए कि सर मैं ड्राइवर फला बोल रहा हूँ, फला जगह एक्सीडेंट हो गया। दूसरा, निकटतम थाने में सूचना देगा, रास्ते में जा रहा अगर कोई थाने का मतलब पुलिस अधिकारी कहीं मौजूद हो, थाना हो, पुलिस चौकी हो, पुलिस की पेट्रोल वैन खड़ी हो, पुलिस की गश्त पार्टी हो, आप उसको बता दीजिए कि पीछे एक्सीडेंट हो गया है, आपसे हुआ है तो आप बता दीजिए कि हमारी गाड़ी सुरक्षित कराइए, हमसे एक्सीडेंट हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप बताइए। दूसरी चीज़ ये है, यदि कोई व्यक्ति आपकी उस दुर्घटना में घायल हुआ है तो आप उसको छोड़ के मत भागिए। आप छोड़ के भाग जाएंगे, आपके पीछे वाली गाड़ी उसको कुचल देगी, उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी। यदि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, कोई व्यक्ति घायल है, तो आपका प्रथम कर्तव्य होगा चालक के रूप में कि उस व्यक्ति को निकटतम अस्पताल पहुंचाएंगे, या 112 पे 108 पे फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवाएंगे, या उसको सड़क से हटा के मेन कैरेजवे से किनारे कर देंगे जहाँ पर कि उसको अन्य गाड़ियाँ कुचल न दें। ऐसी दुर्घटनाएं 50 मेरे संज्ञान में आई हुई हैं कि जिसमें गाड़ी से टक्कर लग के आदमी गिरा, थोड़ी देर बाद पीछे से गाड़ी आती हुई उसको कुचल के चली। तो ये लापरवाही किसी भी ड्राइवर को अक्षम्य होगी इस नियम के तहत। तो अगर कोई व्यक्ति घायल होता है आपकी गाड़ी से या किसी भी गाड़ी से, चालक के रूप में आपका कर्तव्य है उसको तुरंत अस्पताल पहुँचाएँगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहगीर योजना भी तो इसीलिए शुरू की है
कि यदि आप किसी इंजर्ड आदमी की मदद करते हैं तो आपको 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा और आपको राहवीर होने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। आप प्रदेश में राहवीर के नाम से जाने जाएंगे। साथ ही साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान ये नियम करता है कि पहली चीज़, जिस गाड़ी ने दुर्घटना की है यानी कि इसकी गलती है, पहला चीज़ कि वो पुलिस को सहयोग करेगा। मैंने कहा ना, फ़ोन करके सूचना दे के थाने पे स्वयं चले जाए, अपनी गाड़ी लेके जाए, बता दे कि हमसे एक्सीडेंट हुआ, तो आप बाध्य हैं पुलिस को मदद करने को, सूचना देने को एक्सीडेंट में। और साथ ही साथ यदि किसी दूसरे गाड़ी से साथ दुर्घटना हुई है तो दोनों गाड़ियाँ जो डैमेज हुई है और जिससे डैमेज हुआ है, दोनों लोग एक दूसरे को अपनी सूचनाएं देंगे, ड्राइवर का नाम, लाइसेंस नंबर, गाड़ी का नंबर, बीमा पॉलिसी, मालिक का नंबर, ये चीज़ें शेयर करेंगे आपस में ताकि उनको बीमा क्लेम मिल सके। साथ ही साथ जो मोटर मालिक होगा उसका कर्तव्य होगा कि वह दुर्घटना के बाद यदि कोई पुलिस रिपोर्ट हुई है तो पुलिस को सारी सूचनाएं लिखित में उपलब्ध कराएगा कि मेरी गाड़ी का नंबर क्या है, आरसी क्या है, बीमा क्या है, फिटनेस क्या है, चालक कौन था, खलासी उसके साथ कौन था, ये सारी सूचनाएं वो उपलब्ध कराएगा। यदि कोई जीपीएस लगा हुआ है, यदि कोई डैशबोर्ड कैमरा लगा हुआ है या कोई व्हीकल टॉप कैमरा लगा हुआ तो उसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराएगा। तो यह कर्तव्य आपको नियम 29 में बाध्य करता है। नियम 30 कहता है कि यान को रस्सी से नहीं खींचा जाएगा। मैंने आपसे बताया था ना कि लोग अंगूछा पकड़ लेते हैं या दूसरे के पैर से टेक लगा देते हैं या रस्सी बांध देते हैं। तो ये कहता है कि किसी भी दोपहिया मोटर यान को किसी यान द्वारा रस्सी से नहीं खींचा जाएगा, नंबर 1। अगला कहते हैं कि खींचते समय अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इससे तेज आप टो चेन नहीं कर सकते हैं, टो अवे नहीं कर सकते हैं। ये कह रहा है कि खींचे जाते समय दोनों गाड़ियों के बीच में 5 मीटर से अधिक की दूरी नहीं होगी। ऐसा ना हो कि कोई भ्रम पैदा हो और कोई गाड़ी ओवरटेक करके रास्ते में आके टकरा के दोनों गाड़ियों के बीच में लड़ जाए। अगला ये कहते हैं कि जो भी रस्सी या चेन से आप खींच रहे होंगे वो अन्य गाड़ियों को साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। मैंने कहा ना, ताकि कोई ओवरटेक करके नहीं आ जाए। और जो गाड़ी खींच रही होगी वो कहते हैं उसके पीछे लाल रंग का निशान लगेगा, चाहे आप लाल रंग के कपड़े का झंडा लगा दीजिए, चाहे लाल रंग का बोर्ड लगा दीजिए, चाहे आप वो पार्किंग का जो ट्रायंगल आता है वो लगा दीजिए। यानी कि कोई न कोई खतरे का संकेतक जो गाड़ी टो हो रही है उसके पीछे लगाया जाएगा, ताकि पीछे वाली गाड़ियों को पता लगे कि गाड़ी खराब है और इसको टो चेन किया जा रहा है। इस प्रकार से गाड़ियों को टो करते समय ये सावधानी बरतने के लिए नियम 30 में स्पष्ट प्रावधान किए जा रहे हैं। नियम 31 में गाड़ी की लाइटों के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से अपना वीडियो बनाया था। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि किसी भी गाड़ी में कितने प्रकार की लाइटें लगाई जाती हैं और वो सारी लाइटें सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जाती हैं, ताकि सड़क पे आप गाड़ी चल रही हो तो आपकी गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, नंबर प्लेट, गाड़ी का बनावट, ये सारी चीज़ें पिछली गाड़ी को स्पष्ट रूप से दिखाई दें, ताकि दुर्घटना के चांसेस कम हो। तो यह नियम विभिन्न लाइटों के बारे में बता रहा है। ये कह रहा कि कोई भी चालक खराब लाइटों के साथ गाड़ी नहीं चलाएगा। यानी कि आपकी चाहे हेड लाइट हो, टॉप लाइट हो, बैक लाइट हो, नंबर प्लेट लाइट हो, साइड मार्जिन्स की लाइट हो, रोड क्लियरेंस की लाइट हो, या इनर केबिन लाइट हो, आउटर केबिन लाइट हो, फॉग लाइट हो, ये कोई भी लाइट जो लगी है गाड़ी में अगर वो ख़राब है तो ये ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी, उस पर जुर्माना होगा। ख़राब लाइटों के साथ आप गाड़ी नहीं चला सकते। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि शाम के समय नियमतः तो सूर्यास्त के तुरंत बाद लाइट ऑन कर देनी चाहिए। इसके लिए कोई घड़ी का मानक नहीं बनाया गया है। यानी कि विजिबिलिटी आपको जरा भी प्रभावित कर रही है तो आप तुरंत लाइट ऑन कर लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा था, लाइट केवल आपके लिए उपयोगी नहीं है कि आपको सड़क दिखाई दे, सड़क के अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी है कि उनको आपकी गाड़ी दिखाई दे कि आपकी गाड़ी आ रही है। तो इसलिए लाइट जलाना कोई ऐसा टाइम बाउंड सिस्टम नहीं बनाया गया। जैसे ही आपको लगता है कि दृश्यता में कोई प्रॉब्लम आ रही, चाहे मेरी चाहे पब्लिक की, आप लाइट ऑन कर दीजिए। इसमें कुछ लागत थोड़ो है, उसमें डायनमो लगा हुआ, बैटरी से चार्ज होता है, इससे कोई माइलेज पे भी असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए जैसे ही हल्का सा धुंधलका होता है
हल्का कोहरा होता है, हल्के बादल होते हैं, आंधियाँ चलती हैं या हल्की सी छोटी मोटी सुरंग हो तो वहाँ तुरंत लाइट अपने आप सभी ऑन कर दीजिए। नियम 32 ट्रैक्टर के बारे में है। ये कहता है कि ट्रैक्टर का चालक अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी व्यक्ति को नहीं बैठाएगा। और हम लोग तो यही देखते हैं कि ट्रैक्टर पे 4-4 सवारी तो बॉडी पे ही बैठी रहती है। पीछे ट्रॉली में बैठ के लोग गंगा स्नान करने, मंदिर दर्शन करने, जियारत करने चले जाते हैं। ट्रालियाँ पलटती हैं, ढक्कन की तरह दब दब के लोग मर जाते हैं। ये बरसात में पिछले साल देखिए घटना हुई थी गढ़मुक्तेश्वर के आसपास कहीं। ऐसे में नियम स्पष्ट कह रहा है कि ट्रैक्टर का चालक अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बैठाएगा। पहले तो जो ट्रैक्टर के बगल 2 गद्दी बना देते हैं ना टायर के ऊपर मडगार्ड पे, वही गलत है। अब इसमें चालान किया जाएगा तभी तमाम लोग इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन नियमतः वो गलत है, वहाँ किसी को आप नहीं बैठा सकते। अगला नियम कहता है कि चालक के केबिन में बैठने वाले व्यक्ति, जो ट्रक के चालक में नहीं लोग सवारी ढोते हैं, उसमें लिखा हुआ है ड्राइवर, सेकंड ड्राइवर और खलासी, ये 3 ही लोग उसमें बैठ सकते हैं। या कभी कभी एक आध थे इंजीनियर टाइप के लोगों को भी अनुमति होती है जो हैजार्डस गाड़ियों को चलाते हैं। तो परमिट पे बाकायदा लिखा रहता कि केबिन में कौन कौन बैठेगा। हमारे ड्राइवर साहब लोग सवारी ढोते हैं उसमें। यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं, सामान्य किराया मान लीजिए 100 रुपया है तो 80 रुपये में सवारी ले जाते हैं। अब तो भारत सरकार ने आदेश कर दिया है कि अगर सवारी ढोता हुआ कोई कमर्शियल वाहन पकड़ा गया, ट्रक, टेम्पर इत्यादि, तो उनके ऊपर परमिट के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। तो यदि आप हमारे दर्शक और श्रोता हैं और आप कोई ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलाते हैं या ट्रांसपोर्ट चलवाते हैं तो कृपया इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अब आपके ऊपर फाइन इससे बढ़ जाएगी। ये कह रहे हैं माल ढोने वाले यान पर किसी व्यक्ति के किराए पर या पुरस्कार के लिए नहीं बैठाया जाएगा। पुरस्कार का मतलब यहाँ पे है एहसान करने के लिए, उपकार करने के लिए, जिसको हम बोलचाल भाषा में कहते हैं लिफ्ट देना। आप किसी को ट्रक में, डंपर में, ट्रैक्टर पे लिफ्ट नहीं दे सकते कि बैठा लो 10 रुपया मिल जाएगा या बैठा लो हमारे परिचित हैं, तो वहाँ पर किसी को आप लिफ्ट नहीं दे सकते हैं। नियम 33 के बारे में लेन ड्राइविंग पे आपसे बहुत विस्तार से बात हुई है इस एपिसोड में भी, और हमने अलग से लेन पे आपसे बात भी की थी। तो लेन ड्राइविंग, लेन अनुशासन सड़क दुर्घटना बचाने का सबसे महत्वपूर्ण हमारा जरिया है। तो कृपया लेन ड्राइविंग की आदत डालें और उसके अनुशासन का पालन करें। नियम 34 कहता है कि खतरनाक पदार्थों की जो ढुलाई है, जैसे कोई विस्फोटक है, ज्वलनशील पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, तो यदि इन लोगों को किसी गाड़ी में आपने लाद लिया है इन सारे सामानों को, तो इसमें आप अपने साथ किसी आदमी को और नहीं बैठाएंगे। इसमें तो खलासी को भी बैठाने को रोक रहा है। यानी कि यह कह रहा है कि चूंकि वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, लाइफ थ्रेट ज़्यादा है, तो इसलिए कम से कम जीवन खतरे में डाले जाएं। तो इसलिए मिनिमम ड्राइवर के ही जीवन को खतरे में डाला जाए, उसके साथ सेकंड ड्राइवर, खलासी या कोई हेल्पर इसकी जीवन को खतरे में न डाला जाए। नियम 35 बड़ा महत्वपूर्ण है, जिससे हम लोग रोज़ रूबरू होते हैं। ये कहता है कि कोई भी भार वाहन गाड़ी में से माल ना तो बाहर निकलेगा ना गाड़ी के ऊपर निकलेगा। ये तो आप रोज़ देखते हैं। जैसे हमारे टेंट हाउस वाले हैं, वो टेंट का जो बल्ली है लोहे की, वो आधी गाड़ी में रहती है, आधी रोड पे रहती है। जो लोहे का सरिया ढोने वाले हैं, 10-10 फीट सरिया बाहर निकला रहता है। ख़ास तौर पे जो हमारे ट्रैक्टर वाले हैं या ट्रक हैं जो भूसा ढोते हैं, वो अपनी बॉडी से 3-3, 4-4 फीट ऊंचे बल्ली लगा के, गन्ना ढोने वाले, ये सब लोग क्या है, किसान के नाम पे ये सारे नियमों को तोड़ते हैं। आपकी दुर्घटना से जब व्यक्ति मर जाएगा तो क्या उसको जिंदा आप कर पाएंगे? आपने अपने फ़ायदे के लिए ट्रक की बॉडी के ऊपर 10-10 फीट गन्ना लादा, 10-10 फीट ऊपर आपने भूसा लाद रखा है, ओवरलोड आपने मोरंग लाद रखी है, गिट्टी लाद रखी है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस समय आपकी गाड़ी का मास बड़ा होता है, वॉल्यूम, तो 1/2 MB² के हिसाब से जो मास है वो गाड़ी के दुर्घटना के इम्पैक्ट को बढ़ा देता है। वो दुर्घटना में गाड़ी अगली पिस जाती है, क्योंकि आपके पास 60 टन 70 टन का वजन है। तो ओवरलोडिंग और बॉडी से बाहर निकलना नियम 35 में स्पष्ट मना किया गया है। ये कह रहा है कि यदि माल बाहर निकला हुआ है और किसी व्यक्ति को खतरा पैदा होने की संभावना भी है,
उस व्यक्ति को चोट लगने की संभावना भी है तो इस पे कार्रवाई की जा सकती है। मुझे 2-3 घटनाएं याद आ रही हैं कि सरिया लटकी हुई थी, कार चालक घुस गया तो कार की विंड स्क्रीन को तोड़ते हुए ड्राइवर की छाती में सरिया घुस गए थे। 1-2 बार की घटना समाचार पत्रों में आपने पढ़ी होगी, बच्चों के पेट में सरिया घुस गए थे मोटरसाइकिल और स्कूटर से चलते समय। तो इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए नियम बनाया गया है, लेकिन हम लोग अपनी लालच में इन नियमों की उपेक्षा करते हैं और सड़क पे दुर्घटनाओं को हम जन्म देते हैं। तो नियम 35 स्पष्ट रूप से मना करता है कि आप इस तरह से कोई भी माल नहीं ला देंगे जो गाड़ी की बॉडी के बाहर निकलता हो या गाड़ी की बॉडी के ऊपर जाता हो, क्योंकि बॉडी आपकी कैलिब्रेटेड है। गाड़ी की फिटनेस में गाड़ी पास करते समय आरआई ने उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापी है। आप उससे बाहर माल ला देंगे तो निश्चित तौर पे आप चालान के भागी होंगे। और इसी की आड़ में फिर तमाम ऐसी व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को भी जन्म देती हैं, बढ़ावा देती हैं। आपको लगता है कि लोगों ने हमसे अनैतिक लाभ ले लिए, जबकि गलती आपने स्वयं की है। यदि आप ओवरलोडिंग ना करें, आप गाड़ी से आउट माल ना ला दें, तो क्यों कोई आपका चालान करेगा, क्यों कोई आपसे अनैतिक लाभ लेना चाहेगा। तो कृपया इसको ध्यान रखें कि नियम 35 में इस सब चीज़ों को रोका गया है। नियम 36 में आपको मैंने पहले बताया था, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होगी। यह भारत के अंग्रेजी के मानक अक्षरों और शब्दों में लिखी जाएगी, याद रखिएगा। इस समय भाषा विवाद बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन एमबी एक्ट पूरे भारत को एक कर देता है। अंग्रेजी भाषा के मानक अक्षरों और मानक अंकों में नंबर प्लेट लिखा जाएगा। उस पर कोई डिज़ाइनर आप नहीं लगा सकते हैं या कोई लोकल भाषा में नंबर नहीं लिख सकते हैं। ये जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो जाएगा, गाड़ी आपकी अपंजीकृत मानी जाएगी। दूसरा कह रहा कि आगे पीछे दोनों नंबर प्लेट लगेगी। तीसरे नियम में ये कहते हैं कि पीछे की नंबर प्लेट पे लाइट भी जलती रहेगी ताकि उसको पढ़ा जा सके। उसको नंबर प्लेट लैंप कहते हैं। वो कह रहे हैं कि उसको किसी तरीके से आप ढकेंगे नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम होता है। हमारे जो ट्रक और डंपर वाले हैं उस पर मिट्टी पोते देते हैं, उसी के आगे बांध के जूता लटका देते हैं, या जो नकली चोटी सजावटी आती है उसको बांध के टांग देते हैं। तो आप कैमरे में उनके नंबर को नहीं पकड़ पाते हैं, उनको लगता है कि मैं बड़ा चालाक आदमी। ये नियम कहता है कि वो 5,000 रुपये के जुर्माने के दायी होंगे, क्योंकि आप नंबर प्लेट को ढक नहीं सकते हैं। तो इस तरह से नंबर प्लेट के बारे में नियम 36 में बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। मैं आपको फिर दोहरा दूं, ये जिम्मेदारी ड्राइवर की है, उसके डीएल पे ही चालान करना पड़ेगा। ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है। ये ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 है, इसका मोटर मालिक से कोई लेना देना नहीं। ये ड्राइवर की सारी जिम्मेदारी मैं आपको बता रहा हूँ। वो ड्राइवर कमर्शियल भी है या हम आप स्वयं हैं जो हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें हम ड्राइवर हैं, तो ये जवाबदेही हमारी आपकी तय होगी। नियम 37 में आपको मैंने पहले बता दिया, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नियम 38 में मैंने आपसे बताया था कि आपको कौन कौन से कागज़ रखने हैं, कौन कौन से कागज़ आप दिखाएंगे मांगे जाने पे। मैं एक बार आपको दोहरा दूं कि कोई भी वर्दीधारी आदमी, कोई भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग का अधिकारी आपसे कागज़ मांगता है तो ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स की प्रमाण पत्र जिसको हम परमिट कहते हैं, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र, बीमा का प्रमाण पत्र, फिटनेस का प्रमाण पत्र और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी का प्रमाण पत्र। इतने प्रमाण पत्र आप हरदम गाड़ी में रखेंगे। अब तो डिजिटल भी आपको छूट है, चाहे आप उसको एम परिवहन में रखिए, चाहे डिजी लॉकर में रखिए, तो लेकिन रखना पड़ेगा आपको। आप डिजी लॉकर में दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको चेक करके वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन इतने कागज़ आपको रखने पड़ेंगे और पुलिस द्वारा मांगे जाने पे आपको दिखाने भी पड़ेंगे। और जब आप न्यायालय जाएंगे तब भी ये सारे कागज़ आपसे मांगे जाएंगे। यदि इन कागज़ों की पूर्ति नहीं है तो न्यायालय आप पे जुर्माना लगा सकता है, जुर्माना आपको बढ़ जाएगा। नियम 39 कहता है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बहुत डिटेल में बातें की हैं, वो है पैदल यात्री, फुटपाथ, साइकिल, पगडंडी के बारे में। मैंने आपसे पहले कहा था कि पैदल यात्री हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद साइकिल के सवार महत्वपूर्ण है। मैंने पहले कहा था कि कोई भी गाड़ी केवल सड़क पे चलाई जाएगी, फुटपाथ पे जहाँ पैदल सवारियाँ चल रही हैं, पैदल लोग चल रहे हैं, साइकिल ट्रैक पे जहाँ साइकिलें चल रही हैं वहाँ गाड़ी नहीं चलाई जाएगी।
यदि आप वहाँ गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना करते हैं, तो जानबूझ के सदोष मानववध के आप दोषी होंगे। तो कृपया इसको ध्यान रखें कि सड़क पर चलते समय पैदल यात्री, फुटपाथों और साइकिल पगडंडियों का ध्यान रखें, उस पर गाड़ी न चलाएं। और अंत में नियम 40 कहता है कि सड़क के संकेत चिन्ह, यातायात नियंत्रण के सिग्नल, अधिनियम, नियमों का ज्ञान प्रत्येक चालक को पर्याप्त रूप से जानना चाहिए और उसको उसकी समझ होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हमारे प्रत्येक ड्राइवर को इस नियमावली को कंठस्थ कर लेना चाहिए और बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए। इसमें इन्होंने दिया है कि धारा 19, धारा 112, धारा 113, धारा 121, धारा 122, धारा 125, धारा 132, धारा 134, धारा 185, धारा 186, धारा 187, धारा 194, धारा 200, धारा 207, ये सारी धाराएं खूब अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए और उसकी उनको समझ होनी चाहिए। साथ ही साथ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स CMVR का नियम 21, नियम 133 और नियम 136 का खूब अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। साथ ही साथ ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 पूरी तरह से अच्छे से समझ के इसको पढ़ा होना चाहिए। तो मित्रों, एक सबसे महत्वपूर्ण नियमावली को मैंने 3 एपिसोड में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको सारे नियमों को मैं अच्छी तरह से बताने में और समझाने में सफल रहा हूँगा। लेकिन मेरी सफलता इस बात में है कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक या हम आप इनका पालन कितना करते हैं, क्योंकि कानून तब फलदायी होगा जब इसका पालन किया जाएगा। 40 नियमों को पढ़ने के बाद हमें अच्छी तरह से इस चीज़ का विश्वास हो गया है कि यदि हमारे कार चालक या ड्राइवर्स इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे सड़कों पे दुर्घटना नहीं होगी। भारत सरकार की जो सेफ रोड प्रोजेक्ट है, रोड सेफ्टी की प्लानिंग्स है, सेफ रोड परियोजनाएं हैं, उसका तभी सफलता मिलेगी जब हम इन नियमों का पालन करेंगे। तो आज मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 के सभी प्रावधानों को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आपने उन्हें सुना, उनको समझा, उनको जाना, अब उनका कृपया पालन करें। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, इस एपिसोड से पहले के दोनों एपिसोडों को खूब अच्छी तरह से देखें, खूब अच्छी तरह से जानें। 1.5 घंटे के आसपास के वीडियोज़ हैं, लेकिन ये 1.5 घंटे आपके पूरे जीवन को बदल देंगे, आपकी पूरी ड्राइविंग लाइफ को बदल देंगे, ये मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद।